बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद एंटी डिप्रेसेंट पास्ट पेपर। एक्सप्लेन करना है रिजल्ट ऑफ कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। बार बार अगर मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे तो क्या होगा? इससे हाइपरपायरेटिक एपिसोड्स आएंगे, यानी बुखार होगा, स्वेयर कन्वल्जन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इवन डेथ भी हो सकती है। हाइपरपायरेटिक एपिसोड्स, स्वेयर कन्वल्जन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस और डेथ। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ टीसीए एंड एसएसआरआई। टीसीए और एसएसआरआई के दरमियान में डिफरेंशिएट करना। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। टीसीए जो हैं वो हमारे पास सेलेक्टिव नहीं है, नॉन सेलेक्टिव है। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों की रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, ये सिर्फ सेरोटोनिन को करेंगे। टीसीए शॉर्ट एक्टिंग है, जबकि एसएसआरआई जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है। टीसीएस जो है वो क्रोनिक पेन के अंदर यूज होते हैं, एसएसआरआई क्रोनिक पेन के अंदर यूज नहीं होते हैं। टीसीएस का एंटी मस्करीनिक इफेक्ट्स होते हैं, जो एसएसआरआई हैं उनके एंटी मस्करीनिक इफेक्ट्स नहीं होते। टीसीएस जो है वो बाइंड करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और अल्फा रिसेप्टर सबके साथ, जबकि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो है वो सिर्फ सेरोटोनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एसएसआरआई। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? नंबर 1, सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है इसकी वजह से। सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है? सेरोटोनिन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास हार्म का एक निमोनिक है, हाइपरथर्मिया, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी, रिजिडिटी और मायोक्लोनस। इसके अलावा हमारे पास एसएसआरआई जो हैं वो सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन कॉज करते हैं, इंसोम्निया कॉज करते हैं। सेरोटोनिन सिंड्रोम जिसके अंदर हाइपरथर्मिया, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी, रिजिडिटी, मायोक्लोनस आता है, स्टिमुलेट करते हैं सीएनएस को, डिसफंक्शन कराते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इंसोम्निया कॉज करते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नेम एसएसआरआईज। व्हाट आर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ट्राइसाइक्लिक ड्यू टू एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर एंड व्हाट आर पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑफ कंबाइनिंग सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट। नाम अगर करें एसएसआरआईज के तो हमने कहा था पाकिस्तान चॉकलेट फैक्ट्री, पेरोक्सिडीन, एसिटालोप्राम, सिटालोप्राम, फ्लोक्सामीन, फ्लॉक्सिटीन, ये हमारे पास हैं एसएसआरआईज। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं टीसीएस का? मस्करीनिक्स और अल्फा ब्लॉकेड। इसके अलावा 5 C's कॉमा, कन्वल्जन, कार्डियोटॉक्सिसिटी और बाकी 2 C's यहाँ पे लिखे ही नहीं हुए। बार बार अगर मोनोमीन ऑक्सीडेज और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लगाएंगे, एडमिनिस्टर करेंगे तो हाइपरपायरेटिक एपिसोड, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, स्वेयर कन्वल्जन और डेथ हो सकती है। इसके बाद एसएसआरआईज बताने हैं कौन से हैं? फ्लॉक्सिटीन, पेरोक्सिटीन, सर्ट्रलिन, फ्लोक्सामीन, एसिटालोप्राम, सिटालोप्राम। वाई एसएसआरआईज आर रेफर्ड ओवर अदर एंटी डिप्रेसेंट? क्योंकि ये सेफ होते हैं, वेल टॉलरेटेड होते हैं, इसलिए एसएसआरआईज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। यूजेस ऑफ एसएसआरआईज कहाँ पे यूज़ होते हैं? डिप्रेशन में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडीज के अंदर, पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन में, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिप्रेशन में और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, बुलिमिया नर्वोसा में। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मेरिट्स ऑफ बसपिरोन, जो कि पिछले चैप्टर के अंदर भी हमने किया था, लेकिन बसपिरोन जो है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे सेरोटोनिन की रिलीज को इनहिबिट करेगा। दूसरा ये हमारे पास क्या करेगा? डोपामीन के साथ बाइंड करेगा, डोपामीन निक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, डोपामीन की रिलीज को बढ़ाएगा। तीसरा ये हमारे पास लोकस सेरुलस के अंदर फायरिंग को ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल इफेक्ट बसपिरोन का ये आएगा कि सेरोटोनिजेनिक एक्टिविटी सप्रेस होगी, नॉरएड्रेनर्जिक और डोपामिनर्जिक सेल जो हैं वो ज़्यादा फायर होंगे। मेरिट्स क्या हैं? एंग्जियोलेटिव है, ड्रग ऑफ अब्यूज़ नहीं है जस्ट लाइक बेंजोडाइजेपिन्स, सीएनएस के ऊपर एक्शन नहीं है, टॉलरेंस और डिपेंडेंस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30-year-old लेडी, हिस्ट्री है फटीग, अर्ली वेकअप, इंसोम्निया और लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट वगैरह, उसको मेजर डिप्रेशन है, फ्लॉक्सिटीन यानी एसएसआरआई उसको प्रेफर किया है।
व्हाट एज इट हैज़ इट गॉट ओवर अदर एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप। SSRIs के बताने हैं कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं दूसरे ग्रुप से। तो सेम के एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते, लेस डेंजरस है ओवरडोज के अंदर। इसके अलावा मोनोमीन ऑक्सीडेज की तरह चीज़ रिएक्शन नहीं देती, चीज़ रिएक्शन के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मॉडरेट डिग्री का डिप्रेशन है वो ट्रीट कर सकती है, स्वेयर डिग्री का नहीं कर सकती लेकिन, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को कंट्रोल कर सकती है। इनलिस्ट एडवर्स इफेक्ट्स SSRIs के। SSRI से सेरोटोनिन सिंड्रोम जिसके अंदर हार्म का एक निमोनिक है, हाइपरथर्मिया, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी, रिजिडिटी एंड मायोक्लोनस। हाइपरथर्मिया, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी, रिजिडिटी एंड मायोक्लोनस। इसके अलावा CNS स्टिमुलेशन, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन इन मेल्स एंड इंसोम्निया। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल्स एंड ओपियोइड्स। ओपियोइड्स एंड अल्कोहल। क्वेश्चन है हमारे पास 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है, थेरेप्यूटिक डोज में मॉर्फिन और क्लोरप्रोमाजीन ले रहा है वो कई महीनों से। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे ओपियोइड्स के? ओपियोइड्स या मॉर्फिन के एडवर्स इफेक्ट्स CNS के ऊपर क्या होते हैं कि CNS डिप्रेसेंट होता है ये, सिडेशन, ड्राउजीनेस करेगा, स्लीप डिस्टर्बेंस करेगा, कम्युनिकेशन के अंदर इम्पेयरमेंट आएगी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आएगी, साइकोमोटर इम्पेयरमेंट, डिलीरियम वगैरह आएगा, यानी CNS के सारे फंक्शंस जो हैं वो स्लो हो जाएंगे। सिडेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, साइकोमोटर इम्पेयरमेंट, डिलीरियम, उसके बात नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? क्लोरप्रोमाजीन के, क्लोरप्रोमाजीन भी सिडेशन, ड्राउजीनेस, सीजर्स कॉज कर सकता है लेकिन रेयरली। इसके अलावा टार्डिव डिस्काइनेजिया। टार्डिव डिस्काइनेजिया होता है हमारे पास अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती हैं, फेस के ऊपर ट्विचिंग मूवमेंट्स हो रही होती हैं, डिस्टोनियाज हो सकते हैं, सूडो पार्किंसनिज्म हो सकती है क्लोरप्रोमाजीन की वजह से, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी हो सकती है और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो सकता है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर हमारे पास CNS के अंदर चेंजेस आता है, कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयरमेंट होती है, इसके अलावा फीवर होता है और डिसऑटोनोमिया होता है। ओपियोइड रिसेप्टर 3 तरह के, म्यू, कापा, डेल्टा। म्यू जो है ये हमारे पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूफोरिया यानी कि खुशी का रिसेप्टर है और एनाल्जीजिया कराता है। कापा रिसेप्टर सेडेटिव एक्शंस हैं और डिस्फोरिया के एक्शन हैं यानी एंग्जाइटी के। डेल्टा रिसेप्टर जो है वो GIT को स्लो करता है और टॉलरेंस की डेवलपमेंट में है। डेल्टा टॉलरेंस, कैपा डिस्फोरिया और सेडेटिव, म्यू मेडलरी सप्रेशन, रेस्पिरेटरी सप्रेशन यानी मेडलरी सप्रेशन, यूफोरिया, एनाल्जीजिया वगैरह कराता है। डिस्टर्बेंस ऑफ रिसेप्टर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर, कहाँ पे हमारे पास ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन स्टेम, थैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और गट। ब्रेन स्टेम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, लिम्बिक सिस्टम और गट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मॉर्फिन इज कंट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। हेड इंजरी के केस के अंदर मॉर्फिन कंट्राइंडिकेटेड क्यों? बिकॉज मॉर्फिन कैन मेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हार्ड टू असेस। मॉर्फिन की वजह से कॉन्शियस, हमने देखा था कि कॉन्शियस कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो इम्पेयर होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास कॉन्शियस लेवल जो है वो जज करना मुश्किल हो जाएगा। मॉर्फिन जो है वो ऐसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है जो न्यूरोलॉजिकल साइंस को उल्टा मतलब सही नहीं दिखा रहे होते, न्यूरोलॉजिकल साइन की ऑब्सिक्योरिटी हो जाती है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है हेड इंजरी के केस के अंदर। इसके बाद हमारे पास है इनमरेट CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन और सेंट्रल और पेरिफेरल एक्शन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। सेंट्रल इफेक्ट्स के अंदर क्या आएगा? ये इनहिबिट करते सब्सटेंस P को। सब्सटेंस P जो है वो पेन के अंदर इन्वॉल्व होता है, जब वो होगा तो एनाल्जेसिया होगा, नो एक्शन पोटेंशियल और हाइपरपोलराइजेशन, यूफोरिया होगा, सिडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कफ सप्रेशन, मियोसिस, ट्रंकल रिजिडिटी, नोजिया, वॉमिटिंग, टेम्परेचर। ये हमारे पास सेंट्रल इफेक्ट्स आएंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होने से आएंगे। एनाल्जीजिया, यूफोरिया, सिडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कफ सप्रेशन, मियोसिस, ट्रंकल रिजिडिटी, नोजिया, वॉमिटिंग और टेम्परेचर। पेरिफेरल इफेक्ट्स जो पेरिफेरी के अंदर आएंगे वो आएंगे कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स जिसके अंदर हाइपोटेंशन होगी,
वेजोमोटर सेंटर की वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाएंगे हिस्टामिन की वजह से। जीआईटी इफेक्ट्स आएंगे, एंटी डायरियल यानी कि कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज एक्साइटेशन और एसिटाइलकोलिन वगैरह जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जेनिटो यूरिनरी इफेक्ट्स आएंगे, यूरिनरी रिटेंशन वगैरह होगी। यूट्रस रिलैक्स हो जाएगी। न्यूरो एंडोक्राइन में एडीएच बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, एलएच कम हो जाएगा। मास्ट सेल जो हैं वो हिस्टामीन रिलीज करेंगे जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी, एक्सेप्ट इन लंग्स, यूट्रस और जीआईटी, बाकी जगह पे वेजोडाइलेशन होगी। तो सिंपली पेरिफेरल क्या इफेक्ट आएंगे, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट आएंगे, जीआईटी, जेनिटो यूरिनरी, यूट्रस और न्यूरो एंडोक्राइन कुछ इफेक्ट्स आएंगे, और मास्ट सेल जो हैं वो हिस्टामिन रिलीज करेंगे। इसके बाद फिर से वही क्वेश्चन है, ओपियोइड रिसेप्टर्स के नेम, म्यू, कापा, डेल्टा। म्यू रिसेप्टर जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है, यूफोरिया कराता है, एनाल्जीसिया कराता है। कापा रिसेप्टर सेडेटिव है, डिस्फोरिया कराता है। डेल्टा रिसेप्टर टॉलरेंस डेवलपमेंट कराता है और स्लो कराता है जीआईटी को। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और गट। 3 ओपियोइड एनाल्जेसिक्स बताने हैं, मॉर्फिन, मेथाडोन, मेप्रेडीन, फेंटानिल। मॉर्फिन, मेथाडोन, मेप्रेडीन, फेंटानिल। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन बताने हैं। एनाल्जीसिया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मॉर्फिन के क्या है, एनाल्जीसिया, सेडेशन, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एंटी ट्यूसिव एक्शन यानी एंटी कफ, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल और मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मेजर ओपियोइड रिसेप्टर, म्यू, कापा, डेल्टा। क्या काम करते हैं उनके, म्यू जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूफोरिया, एनाल्जीसिया कराता है। कापा सेडेटिव और डिस्फोरिया कराता है। और डेल्टा रिसेप्टर टॉलरेंस और स्लो जीआई ट्रांजिट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ब्रेन स्टेम, मीडियल थैलेमस, थैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, लिम्बिक सिस्टम और पेरिफेरल टिश्यू के अंदर गट। वाई मॉर्फिन इज गिवन बाय पैरेंट्रल रूट, पैरेंट्रल रूट जो है वो यूजफुल होता है दूसरे रूट से, बिकॉज ओरल रूट जो है वो फिजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने रैपिड डोज टाइट्रेशन की अगर हमें चाहिए हो मॉर्फिन की, रैपिड डोज टाइट्रेशन डिज़ायर्ड होती है, वेरी हाई डोजेज रिक्वायर्ड होती है मॉर्फिन की, और पेन जो है वो अनस्टेबल होता है, तो रैपिड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं हम अप एंड डाउन में, जबकि ओरल के अंदर ये फिजिबिलिटी नहीं है, आईवी के अंदर हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर, राइट डाउन स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी एक्शन ऑफ मॉर्फिन, हाउ वुड यू ट्रीट मॉर्फिन इंटॉक्सिकेशन। मॉर्फिन जो है वो सब्सटेंस पी को इनहिबिट करती है, अराउजल सेंटर्स को इनहिबिट करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर, कफ सेंटर, वेजोमोटर सेंटर, सारे सेंटर्स को इनहिबिट कर देती है। एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट करती है, यूटेराइन कंट्रैक्शंस को इनहिबिट करती है, एलएच और एफएसएच को इनहिबिट करती है। स्टिमुलेटरी एक्शन किस पे है, लिम्बिक सिस्टम, ऑक्लोमोटर न्यूक्लियस, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन यानी वॉमिटिंग के जोन पे, स्पैज्म ऑफ गाल ब्लैडर और एडीएच। इन केसेस के अंदर हमारे पास इसके स्टिमुलेटरी एक्शंस हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन जो है वो म्यू रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है और इसकी वेरिएबल एफिनिटी है डेल्टा और कापा रिसेप्टर के लिए। इन तीनों रिसेप्टर के साथ ये कपल करके जी प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, जिसके ज़रिए फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करती है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से होती है हाइपरपोलराइजेशन। ये है मॉर्फिन का एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये म्यू के ऊपर इसकी ज़्यादा एफिनिटी है, कैपा और डेल्टा के ऊपर कम है। ये इन तीनों रिसेप्टर के साथ कम्प्लेक्स करके जी प्रोटीन को कपल करती है, जिसके ज़रिए फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स क्लोज होते हैं, हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। ड्रग्स ऑफ एब्यूज़ नेम बताने, एम्फीटामीन, कोकेन, बार्बिटूरेट, बेंजोस, एथेनॉल, हीरोइन और अदर ओपियाइड्स। एम्फीटामीन, कोकेन, बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स, एथेनॉल, हीरोइन और दूसरे ओपियाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 ईयर ओल्ड फीमेल स्टूडेंट है और वो हैबिचुअली जो है वो एम्फीटामिन ले रही है, यानी आइस, ताकि वो उसको रात को नींद ना आए और सिंपैथोमिमेटिक एक्शन हो। इनोमरेट करना है हमने सेरेब्रल, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल एंड स्टिमुलेंट ड्रग्स। कौन सी ड्रग जो है वो CNS स्टिमुलेंट हैं।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स के स्टिमुलेट्स के अंदर आती हैं ज़ैंथीन, जिसके अंदर कैफ़ीन जो कॉफ़ी है, थियोफिलिन, थियोब्रोमिन, कैफ़ीन, थियोफिलिन, थियोब्रोमिन। सिम्पैथोमिमेटिक के अंदर आती है एम्फीटामीन, डेक्स्ट्रोएम्फीटामीन, मैथएम्फीटामीन जिसको आइस कहते हैं, और मिथाइलफेनिडेट। अदर्स के अंदर आती हैं एट्रोपिन और कोकेन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ज़ैंथीन, कैफ़ीन, थियोफिलिन, थियोब्रोमिन, और उसके अलावा सिम्पैथोमिमेटिक में एम्फीटामीन, डेक्स्ट्रोएम्फीटामीन, मैथएम्फीटामीन, मिथाइलफेनिडेट। मेडुलरी स्टिमुलेट्स के अंदर आते हैं लैप्टाजोल, नाइकेथेमाइड, इथामावीन, डोक्सापोरान, पिकोरटॉक्सिन, एम्फीजोल। कीमोरिसेप्टर कैरोटिड बॉडी के रिफ्लेक्सेस को जो करती है वो निकेथेमाइड, बेमिग्राइड। स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेट के अंदर स्ट्रिक्रीन, ब्रूसीन आते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के अंदर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आते हैं एमिप्रामिन, एसएसआरआई, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, फ्लॉक्सिटिन, प्रॉक्सिटिन वगैरह। और मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एमएओज के अंदर फिनाल्जीन, टेट्रासिप्रोमीन। हालुसिनोजन के अंदर आते हैं पेनसाइक्लिडीन, सिलिकॉन, सिलोसिन, कैनाबिस और टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, कैनाबिनोल। और साइकोमोटर स्टिमुलेंट के अंदर साइकोमिमेटिक ड्रग आते हैं। साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स के अंदर हमारे पास एम्फीटामीन, कॉफ़ी, कैफ़ीन, कोकेन, मिथाइल फेनिडेट, निकोटीन, थियोफिलिन और थियोफाइलिन वगैरह जो हैं ये प्रेजेंट। साइकोमिमेटिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास डाइएथाइलामाइड, फिनाइलसाइक्लिडीन, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल और डाइएथाइलामाइड, और बस ये हमारे पास आते हैं साइकोमिमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायसिटाइल मॉर्फिन जो है वो वेरी गुड एजेंट है, किस चीज़ का? एनाल्जेसिक एजेंट है। विच ड्रग इज़ यूज टू रिवर्स इट्स टॉक्सिसिटी? डायसिटाइल मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए हमारे पास कौन सी ड्रग है? नैल्ट्रेक्सोन या नैलेक्सोन जो है वो हमारे पास इसकी रिवर्सल के लिए यूज़ होती है। ये कैसे रिवर्स करती है? ये ओपियोइड की जो है सारे इफ़ेक्ट्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सिडेशन, हाइपोटेंशन, इन सब को रिवर्स करती है बाय डायरेक्ट कंपटीशन एट म्यू, कापा और सिग्मा रिसेप्टर। जैसे हमारे पास फ्लूमाजिनिल था वो कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट था, ये ऐसे ही हमारे पास मॉर्फिन, डायसिटाइल मॉर्फिन का कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है नैलेक्सोन और नैल्ट्रेक्सोन, जो कि एक्सोजिनस और एंडोजिनस ओपियोइड्स सारे जो एंडोर्फिन एंड कैफ्लिन इन सब का कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है। कंपटीशंस के ज़रिए, कम्पिटिटिव एंटागनिज्म के ज़रिए जो है वो हमारे पास ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20-year-old मेल इज़ एडिक्टेड टू मॉर्फिन, इन्यूमरेट्स इट्स थेराप्यूटिक यूजेस। मॉर्फिन के थेराप्यूटिक यूजेस ये हैं कि वो एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता है, पल्मोनरी एडीमा की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, और स्वेयर पेन के अंदर एज एनाल्जेसिक यूज़ होता है। व्हाट आर एडवर्स इफेक्ट्स और कंट्राइंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन? मॉर्फिन कब कब नहीं देनी? मॉर्फिन हेड इंजरी में नहीं देनी, पल्मोनरी डिसफंक्शन में नहीं देनी, हेपेटिक रीनल डिसफंक्शन में नहीं देनी, एड्रीनल या थायराइड डेफिशिएंसी है तब नहीं देनी, प्रेगनेंसी में नहीं देनी। हेड इंजरी, पल्मोनरी डिसफंक्शन, हेपेटिक रीनल डिसफंक्शन, एड्रीनल और थायराइड डेफिशिएंसी, प्रेगनेंसी, इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कॉमा के अंदर नहीं देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 30-year-old मैन इज़ ब्रॉट टू क्लिनिक बाय हिज फ्रेंड। वो एजिटेटेड, अंडरवेट है, बीपी, टेम्परेचर और हैवी हार्ट रेट, रेस्पिरेशन वगैरह सब कुछ रेज्ड है। उसके फ्रेंड ने बताया है कि इसने मैथएम्फेटामिन यूज़ किया है। पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाएगा? अमोनियम क्लोराइड देंगे पारेंटरली। क्या रोल है अमोनियम क्लोराइड का? एम्फीटामिन जो है वो हमारे पास मेनली बेसिक ड्रग है। अमोनियम क्लोराइड जो है वो यूरिन की जो पीएच है उसको एसिडिक करेगा, जिसकी वजह से वो एक्सक्रीशन हो जाएगी उसकी किडनी के ज़रिए। यह क्वेश्चन जनरल फार्मा का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ 25-year-old मैन कंज्यूम्ड हैवी विस्की, उसने ले ली है। अब उसके बाद ही रश टू हॉस्पिटल, उसको बस तबीयत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल आया है, ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल चेक किया है, वो है 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। व्हाट आर फार्माकोलॉजिकल एंड अदर मेजर्स हम इस पेशेंट को सेव करने के लिए जो लेंगे?
सबसे पहले उसके वाइटल मेंटेन करेंगे। दूसरा उसका एस्पायरेशन आफ्टर वॉमिटिंग, उसको चेक करेंगे कि वो वॉमिटिंग वगैरह अगर हो रही है तो वो एस्पायर ना कर ले। तीसरा उसको इंट्रावीनस डेक्सट्रोज देंगे। फिर उसको थायमीन के एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ताकि वर्निक-कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम ना हो। विटामिन B1 देंगे, थायमीन यानी विटामिन B1। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे। एंटीडोट देंगे नैल्ट्रैक्सोन और एकैम्प्रोसेट। NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागनिस्ट है ये। अगर पेशेंट डाई हो गया तो कॉज ऑफ डेथ क्या होगा? कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन ड्यू टू अल्कोहल अब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 contraindication and caution to use opioids: head injury, pregnancy, elderly patient neonates, COPD, hypothyroidism, hepatic और renal diseases, biliary diseases, इसके अलावा पल्मोनरी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कोमा। ये वो कंट्राइंडिकेशन हैं जिनके अंदर ओपियोइड्स यूज़ नहीं करने, मॉर्फिन, कोडीन, कोफीन, कुछ भी नहीं। Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with anesthesia and Parkinsonism past paper. Question number 1, rationale of use of local anesthesia with epinephrine. लोकल एनेस्थीसिया एपिनेफ्रीन के साथ जब यूज़ किया जाता है तो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। अगर एपिनेफ्रीन यूज़ नहीं होता तो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसकी वजह से मोर एब्जॉर्प्शन हो जाती है लोकल एनेस्थीसिया की, तो साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। एपिनेफ्रीन नॉट गिवन विद कोकेन, कोकेन के साथ नहीं देंगे क्योंकि वो सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी उसकी वैसे ही होती है, एपिनेफ्रीन जैसी एक्टिविटी। हैलोथेन एज जर्नल एनेस्थेटिक, हैलोथेन इनहेलेशनल एजेंट है, कलरलेस लिक्विड वोलेटाइल एनेस्थेटिक है, प्लेजेंट स्मेल होती है, इस वजह से इसको बच्चों के अंदर इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। स्टोर्ड इन एम्बर्ड कलर बॉटल, नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन इरिटेंट और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो सकता है ये। मैक वैल्यू हैलोथेन की है 0.75, ब्लड गैस कोफिशिएंट 2.3 टाइम्स इसको ज़्यादा इंडक्शन के लिए और रिकवरी टाइम के अंदर इसका 2.3 टाइम है। एनाल्जेसिक गुड नहीं है ये और मसल रिलैक्सेशन कराता है। टोटल क्या हुआ? कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, प्लेजेंट स्मेल, एम्बर कलर बॉटल के अंदर यूज़ होता है, स्टोर्ड होता है, नॉन फ्लेमेबल, नॉन इरिटेंट, एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो सकता है। पोटेंट एनेस्थेटिक है, मैक वैल्यू 0.75, ब्लड गैस कोफिशिएंट 2.3 है, गुड एनाल्जेसिक नहीं है, मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है। सिस्टेमिक इफेक्ट्स क्या आते हैं? हैलोथेन जो है वो कार्डियोवास्कुलर कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ करता है, इसके अलावा ब्रैडिकार्डिया करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, सिम्पैथेटिक टोन को डिक्रीज़ करता है, सेंसिटाइज करता है हार्ट को टू कैटेकोलामीन्स, स्वेयर वेंट्रिकुलर एरिथमियास कराता है। 1.5 पिकोग्राम पर किलोग्राम जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल डोज है इसकी। इसके अलावा बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को ख़राब करता है। सो हैलोथेन जो है वो कार्डिक पेशेंट्स के अंदर यूज़ नहीं करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, फ्रीक्वेंसी इनिशियली इंक्रीज़ होती है, हायर डोज के ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। हाइपरकार्बिक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के रिफ्लेक्सेस जो हैं वो ख़राब होते हैं, लेरेंजियल फेरेंजियल रिफ्लेक्सेस डिप्रेस होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर है। इस वजह से जो हैलोथेन है वो इनहेलेशनल एजेंट के लिए एजेंट ऑफ चॉइस है एस्थमेटिक पेशेंट के लिए। फेरेंजियल लेरेंजियल रिफ्लेक्स ब्रोंकोडायलेटर है और का हाइपरकार्बिक और हाइपोक्सिक रिफ्लेक्सेस को ब्लंट कर देता है, टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देता है। CNS के अंदर हैलोथेन जो है वो मार्क कराता है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन, रीनल के अंदर GFR और यूरिनरी फ्लो दोनों को डिक्रीज़ करता है, न्यूरोमस्कुलर के अंदर हमारे पास मॉडरेट न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेशन देता है, यूट्रस के अंदर यूट्राइन एटनी, पोस्टपार्टम हेमरेज कराता है। सो इसलिए ऑब्स्टेरिक और सिजेरियन सेक्शन वगैरह के केस के अंदर हमने हैलोथेन नहीं यूज़ करना। थर्मोरेगुलेशन पोस्ट ऑफ शिवरिंग हो सकती है हैलोथेन की वजह से, इसको हम हैलोथेन शेक्स कहते हैं। हाइपोथर्मिया मैक्सिमम है विद हैलोथेन अदर इनहेलेशनल एजेंट्स के अलावा। अदर इनहेलेशनल एजेंट में सबसे ज़्यादा हाइपोथर्मिया जो है वो हैलोथेन कराता है। कंट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ है? कोई पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस हो,
इंट्राक्रेनियल लीजन या हेड इंजरी हो, कार्डिक डिजीज़ हो लाइक एओर्टिक स्टेनोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा, इन पेशेंट्स के अंदर कंट्रा इंडिकेटेड होता है हैलोथेन। ड्रग इंट्रैक्शन, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो कि कार्डिक पेशेंट के अंदर होते हैं उसके साथ हो सकते हैं। अमाइनोफाइलिन के साथ हो सकता है हैलोथेन का। साइटोक्रोम P450 के इंड्यूसर्स के साथ हो सकता है। और नॉन डिपोलराइजिंग मस्कुलर रिलैक्सेंट जो है उनके एक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ लिग्नोकेन। लिग्नोकेन जो है वो सोडियम ब्लॉकर है, सोडियम चैनल को स्लो करती है और प्रोपगेशन ऑफ जो वो होती है नर्व इम्पल्स उसको प्रिवेंट करती है सोडियम को ब्लॉक करके। क्लिनिकल एप्लीकेशन एज एनाल्जेसिक क्या है, टॉपिकल यूज़ होता है इंजेक्शन के फॉर्म में लाइक एपिड्यूरल और सबएरेक्नॉइड, रेयरली आईवी इंजेक्शन होता है। मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ हैलोथेन। हैलोथेन वेल टॉलरेटेड, नॉन इरिटेंट, पोटेंट है, रैपिड इंडक्शन के लिए, लो डोज पे मेंटेनेंस हो जाती है, रैपिड रिकवरी है, पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए यूज़ होती है क्योंकि इसकी गुड स्मेल होती है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन है, एस्मा के पेशेंट के लिए अच्छी होती है। डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ सेकेंड गैस इफेक्ट। सेकेंड गैस इफेक्ट क्या है और अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो कंसनट्रेट हो जाती है एल्वियोलाई में और जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं फिर दूसरी एल्वियोलर गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो दूसरी गैसेस को रैपिडली जो है वो डिस्प्लेस करती है और उनका इफ़ेक्ट रिमेन प्रेजेंट, वहीं पे रहती है और प्रोड्यूस देयर इफ़ेक्ट, और उनका इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। सेकेंड गैस इफ़ेक्ट क्या है, ये एक फिनोमेना है जिसके अंदर हमारे पास एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता क्या है इसमें ये होता है कि एक गैस जो कि सॉल्युबल है प्लाज्मा में जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, वो रैपिडली एल्वियोलाई में जाएगी और एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। रैपिड अपटेक की वजह से जो पहली गैस है वो डाइल्यूट हो जाएगी अदर एल्वियोलर गैसेस से। इससे हमारे पास जो सेकंड गैस की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी एल्वियोलाई में भी, ब्लड स्ट्रीम में भी। इसको हम सेकंड गैस इफेक्ट कहते हैं। ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस लाइक नाइट्रस ऑक्साइड एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में जाती है, इसको हम सेकंड गैस इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट जो है ये आल्टर करता है कंपोजिशन ऑफ रिमेनिंग गैसेस इन एल्वियोलाई। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक से हमारे पास सोडियम रिफ्लक्स, सोडियम आयन का मेनली जो है वो इन्फ्लक्स रिड्यूस होता है क्योंकि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक लगाया जाता है। इससे हमारे पास डीपोलराइजेशन नहीं होगी मेम्ब्रेन की, तो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लोकल एनेस्थेटिक का। इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स को इनलिस्ट करना है, इनके अंदर थायोपेंटल होता है, प्रोपोफोल होता है, मिडाजोलाम, इटोमिडेट, फेंटानिल, यही है थायोपेंटल, प्रोपोफोल, मिडाजोलाम, इटोमिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वुड पाइलोकार्पिन बी अ बेटर चॉइस फॉर डेंटल एनेस्थीसिया देन लिग्नोकेन। डेंटल एनेस्थीसिया में पाइलोकार्पिन बेटर चॉइस क्यों है? क्योंकि नर्व फाइबर जो हैं वो मोस्ट सेंसिटिव होते हैं टू ब्लॉकेड, आर ऑफ स्मॉलर डायमीटर एंड आर हाई फायरिंग रेट। टाइप बी और टाइप सी के फाइबर्स का ऑर्डर ऑफ सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर टाइप ए डेल्टा फाइबर, फिर टाइप ए बीटा फाइबर, ए गैमा और ए अल्फ़ा, और रिकवरी रिवर्स ऑर्डर के अंदर होती है। नर्व फाइबर छोटे डायमीटर और छोटे हाई फायरिंग रेट वाले जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से पाइलोकार्पिन यूज़ होती है। ये जो आंसर है पाइलोकार्पिन वाला नहीं है, ये आंसर है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स ऑन नर्व। पाइलोकार्पिन वाले का सो पाइलोकार्पिन को क्यों ऐसा बेटर चॉइस डेंटल एनेस्थीसिया के लिए है? नंबर 1 पाइलोकार्पिन का लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। नंबर 2 पाइलोकार्पिन हैज़ अ हाई कंसंट्रेशन फॉर फ्री बेसिस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूजन, यानी कि उसका हाई कंसंट्रेशन अवेलेबल होता है डिफ्यूजन के लिए। नंबर 3 पाइलोकार्पिन जो है वो कोलिनर्जिक एगनिस्ट है जिसकी वजह से स्लाइवरी ग्लैंड की स्क्रीशंस को स्टिमुलेट कर सकता है। ये बेनिफिशियल हो सकता है डेंटल सर्जरी में ताकि ओरल कैविटी जो है मॉइस्ट रहे और पेशेंट डीकम्फर्ट। ऑन द अदर हैंड लिग्नोकेन क्या है? लिग्नोकेन जो है वो कॉमनली यूज लोकल एनेस्थेटिक है डेंटल प्रोसीजर के अंदर। ये इफेक्टिव होता है इन प्रोवाइडिंग एनेस्थीसिया, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन भी शॉर्टर है, और पाइलोकार्पिन के लॉन्गर एक्शन, हाई कंसंट्रेशन और कोलिनर्जिक एगनिस्ट होने की वजह से ये प्रेफरेबल है ओवर लिग्नो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिस्ट 3 क्लिनिकल यूजेस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक के क्या क्लिनिकल यूजेस हैं? नंबर 1, आईवी रीजनल एनेस्थीसिया यानी बियर ब्लॉक दे सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 60 मिनट के अंदर 60 मिनट्स के लिए एक्सट्रीमिटीज़ को ब्लॉक रखेगा। लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्टेड अगर हो डिस्टल वेन में तो सर्कुलेट करेगा और प्रॉक्सिमली प्लेस्ड टॉर्निक्वेट की वजह से जो लिम्ब है वो आइसोलेट रहेगी। दूसरा, ब्लॉक ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर कर सकता है। इसके अलावा लाइडोकेन जो है वो एरिथमियाज के लिए यूज़ होती है इन कंसंट्रेशन लोअर देन दोज रिक्वायर्ड फॉर नर्व ब्लॉक। इंट्रावेनस ड्रग की क्लासिफिकेशन, आईवी ड्रग्स जो हैं वो इंड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं जिनके अंदर हमारे पास थायोपेंटोन, प्रोपोफोल, एटोमिडेट एंड डिसोसिएटिव हो सकते हैं, केटामीन, और न्यूरोलेप्टिक एनाल्जीज या फेंटेनिल और ड्रोपेरिडोल। इसके अलावा हमारे पास जो गैसेस और लिक्विड की फॉर्म में हैं इंडक्शन के लिए वो गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, और लिक्विड ईथर, हेलोथेन, एनफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन, डैशफ्लोरेन, मिथॉक्सीफ्लोरेन। डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का एक्शन, साइट ऑफ एक्शन जो है वो CNS है। लोकल एनेस्थीसिया में पेरिफेरल नर्व है। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर एरिया ऑफ बॉडी सारा इन्वॉल्व होता है। लोकल एनेस्थीसिया में लोकलाइज्ड होता है। एनेस्थीसिया में कॉन्शियसनेस लॉस्ट होती है। लोकलाइज एनेस्थीसिया में अनअल्टर होती है। वाइटल ऑर्गन्स एसेंशियल होते हैं, केयर उनका लोकलाइज के अंदर ज़रूरी नहीं होता। पुअर हेल्थ पेशेंट के साथ ये रिस्की होता है। लोकल एनेस्थीसिया जो है वो सेफर होता है नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट के साथ। जनरल एनेस्थीसिया प्रेफरेबल होता है और दूसरे पेशेंट के साथ लोकल एनेस्थीसिया जो है वो नॉन प्रेफरेबल होता है नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट के साथ। मेजर सर्जरी के लिए जनरल एनेस्थीसिया चलता है और माइनर सर्जरी के लिए नहीं चलता। मेजर सर्जरी के लिए लोकल एनेस्थीसिया नहीं चलता और माइनर के लिए लोकल चलता है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोकेन। कोकेन जो है वो सीवियस टॉक्सिसिटी, अगर ड्रग ऑफ एब्यूज़ के तौर पे कराएंगे यूज़ तो ये सीवियस टॉक्सिसिटी होती है। हाइपरटेंशन, सेरेब्रल हेमरेज, कार्डियक एरिथमियाज, MI। इसके अलावा रिस्क ऑफ स्ट्रोक ज़्यादा हो जाता है, चेस्ट पेन और एज़मा। कोकेन के सीवियस टॉक्सिसिटी, हाइपरटेंशन, सेरेब्रल हेमरेज, कार्डियक एरिथमियाज, MI, स्ट्रोक, एज़मा, चेस्ट पेन। प्रोपोफोल इन एम्बुलेटरी सर्जरी यानी मूवेबल सर्जरी के अंदर प्रोपोफोल क्यों यूज़ कर रहे हैं? प्रोपोफोल रेडली इंजेक्टेबल होता है, पेन नहीं होती, रैपिड एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है और साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं या नहीं होते। राइट ब्रीफली ऑन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। यहाँ डिफाइंड डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया विद एग्जांपल। यहाँ फिर केटामीन। केटामीन जो है वो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया फॉर्म ऑफ जनरल एनेस्थीसिया जिसके अंदर हमारे पास कैटालेप्सी, कैटाटोनिया, एमनेसिया, ये ट्राइड आता है। कैटालेप्सी मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, कैटाटोनिया मतलब लॉस ऑफ मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन और साथ में रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूजन, और एमनेसिया। लेकिन नेसेसरीली नहीं है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो एज दैट प्रोड्यूस बाय केटामीन और फिनाइल साइक्लिडीन। केटामीन जो है वो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है उन पेशेंट के अंदर, पेशेंट कॉन्शियस रहते हैं। कैटाटोनिया होता है, एनाल्जेसिया होता है, एमनेसिया होता है। ये हमारे पास काम करता है बाय NMDA, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके। NMDA रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके एनेस्थीसिया के इंडक्शन के लिए यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं लारिंजोस्पाज्म, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, इमरजेंस रिएक्शन होता है, डिसोरिएंटेशन, एक्साइटेशन, हेलुसिनेशन होते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के अंदर एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीइमेटिक्स, एंटीहिस्टामिन और बार्बिचुरेट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन्स, मसल रिलैक्सेंट्स और ओपियोइड्स। ये मेडिकेशन जो है वो सर्व करती है पेशेंट को काम करने के लिए। कौन सी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन पेशेंट काम होता है, उसकी पेन ख़त्म होती है और अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं, लाइक जो कि एडमिनिस्टर करेंगे हम एनेस्थेटिक, उनके अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काम डाउन हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट लीवोडोपा के क्या हैं? लीवोडोपा हमने पार्किंसनिज्म की ट्रीटमेंट के लिए देनी है। डिस्काइनेसिस हो सकती है, ऑन एंड ऑफ इफेक्ट आ सकते हैं, मतलब कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। साइकोसिस हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है, वॉमिटिंग। डिस्काइनेसिया, ऑन एंड ऑफ इफेक्ट्स, साइकोसिस, हाइपोटेंशन एंड वॉमिटिंग।
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। बैलेंस्ड एनेस्थीसिया क्या है? ये एक हाईली वेरिएबल टेक्निक है एनेस्थीसिया की जो यूज़ होती है। इसके अंदर सारे एनेस्थीसिया मिक्स करके हम देंगे। नारकोटिक एनाल्जेसिक, मसल रिलैक्सेंट, मिनिमल इनहेलेशनल एजेंट एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड टू रेंडर पेशेंट अनकॉन्शियसनेस। टेक्निक के अंदर क्या होता है? फर्स्ट सबसे पहले हम जो है वो IV एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हैं एनेस्थीसिया के लिए, फिर हम इनहेल्ड एनेस्थीसिया देते हैं विदाउट IV मेंटेनेंस के बाद, और फिर उसके बाद हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देते हैं। इस टेक्निक के ज़रिए जो है वो बैलेंस एनेस्थीसिया दिया जाता है।